नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आप नित्य प्रतिदिन एक एक कदम बढ़ते जा रहे होंगे। साथियों, ये हमारा लक्ष्य ही होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है। तो साथियों, आपके इस लक्ष्य प्राप्ति की कोशिश में मेरा पूरा सहयोग आपके साथ है और इसी कड़ी में, इसी सहयोग के साथ मैं आप एक बार फिर से अब आपके सामने हूँ एक नया टॉपिक लेकर, व्याकरण का, जिसका नाम है वाक्य। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य को। वाक्य जो कि व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे कि प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। अब वाक्य है क्या, पहले हम ये जानते हैं। तो देखिए, वाक्य के लिए क्या लिखा हुआ है कि शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे विचार की स्पष्ट एवं पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, वाक्य कहलाता है। मतलब ये है कि शब्दों का एक समूह होता है, जैसे कि इंग्लिश में हम इसे सेंटेंस भी कहते हैं। एक वाक्य वह होता है जिससे हमें कोई अर्थ मिले, जिन शब्दों का समूह, उन शब्दों का समूह जिससे कोई अर्थ निकलता हो, स्पष्ट अर्थ हमें मिले और उससे उस विचार की अभिव्यक्ति होती हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं वाक्य। अब आते हैं कि वाक्य के अंग क्या होते हैं। तो वाक्य के हमारे दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब ये उद्देश्य और विधेय क्या होता है, कभी कभी ये बहुत ही छोटा प्रश्न है लेकिन ये भी पूछ लेता है कि वाक्य के अंग क्या होते हैं या उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में विधेय क्या होता है। तो हमें इन सब के बारे में पूरी जानकारी रखनी है, पूरा हमें ज्ञान होना चाहिए कि कहीं से भी अगर हमसे कुछ पूछ लिया जाए तो हम उस पर अपना उत्तर दे पाएँ। तो साथियों देखिए, उद्देश्य क्या होता है कि वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में बात की जाए। देखिए साथियों, यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने आपको ये लिखा है, क्योंकि किताबों की भाषा कुछ अलग होती है जिसमें उसमें बताया जाएगा कि उद्देश्य किस तरह से होता है, एक उद्देश्य होता है, विधेय क्या होता है। सीधी सी उसका मतलब एक ही है कि जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में बात की जाए वह हमारा उद्देश्य होता है, अर्थात वो हमारा कौन होता है, कर्ता। तो उद्देश्य हमारा क्या हुआ, कर्ता हुआ। अब विधेय, उद्देश्य के विषय में जो बात कही जाए वह विधेय कहलाता है, अर्थात कर्ता के बारे में जो भी बात हम कहेंगे वही हमारा विधेय है। तो आगे आपकी समझ में बहुत ही सरल भाषा में, किताबी भाषा में तो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि उद्देश्य को किसे कहें, विधेय किसे कहें, अंग क्या होते हैं। तो साधारण बात है कि जो कर्ता होगा वो हमारा उद्देश्य होगा और जो कर्ता के बारे में बात कही जाएगी वो हमारा विधेय होगा। अब हम आते हैं अपने वाक्य के भेद पर। तो क्या कहता है कि वाक्य के कितने भेद हैं। वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से। पहला होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा संरचना या रचना के आधार पर, और तीसरा होता है हमारा क्रिया के आधार पर। तो वाक्य के भेद यदि पूछता है तो 3 भेद, अर्थ के आधार पर, संरचना के आधार पर और क्रिया के आधार पर। हालांकि ये बहुत ही कम पूछने में आता है। भेद के विषय में तो अंदर से पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर भेद कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर या संरचना के आधार पर क्या होता है, ये सब हमसे पूछा जाता है। लेकिन हमें एक साधारण बात को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य क्या होता है। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार। अरे इससे घबराइए मत, ये बहुत ज़्यादा देखने में आपको लग रहे हैं 8 प्रकार कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान होते हैं। तो हमारे क्या होंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 प्रकार। पहला विधिवाचक, दूसरा निषेधात्मक, तीसरा प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक और विस्मयबोधक। अब इन सबको हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। आइए पहले देखते हैं विधिवाचक वाक्य को। तो विधिवाचक वाक्य क्या कहता है कि जिस वाक्य में केवल कर्ता व क्रिया का होना पाया जाता है।
साधारण जो हमारा वाक्य होगा वो विधिवाचक वाक्य हमारा कहलाता है। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, ये हमारा कैसा है, एक साधारण सा, इसमें एक कर्ता है, एक क्रिया है और एक कर्म है, तो ये हमारा क्या हो गया, विधिवाचक वाक्य। दूसरा आता है निषेधात्मक वाक्य। अब निषेधात्मक वाक्य में क्या होता है कि इसमें नकारात्मकता का बोध होता है। नकारात्मकता, जैसे कि रमेश घर नहीं गया, मुझे चाय पसंद नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में नहीं नहीं शब्द आया है, अर्थात इन सब में नकारात्मकता का पता चलता है। तीसरा हमारा होता है प्रश्नवाचक। तो जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो। अधिकांशतः इसमें क्या होता है कि क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, ये शब्द आते हैं बीच में। जैसे कि देखिए लिखा हुआ है आपका नाम क्या है, तो यहाँ पर हमारा क्या शब्द आया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन शब्दों के बिना भी प्रश्न हमसे पूछा जाता है। जैसे कि आगे देखिए लिखा हुआ है वह गए। अगर हमसे ये कहा जाए कि वह गए, इसका अर्थ है कि हमसे कोई प्रश्न पूछ रहा है कि क्या वह गए, या फिर तुमने खाना खाया। यहाँ पर भी प्रश्नवाचक वाक्य हमारा होगा। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य जो है ये भाव के आधार पर होते हैं कि हमारा भाव क्या कह रहा है। आइए आगे देखते हैं। अब आता है हमारा संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य क्या कहता है कि वह वाक्य जिसमें संदेह का भाव हो। संदेह का भाव मतलब कि हमें कोई भी चीज़ का पूरा विश्वास ना हो। जैसे कि हो सकता है कल वह आए, या फिर शायद वह जा चुका होगा। यहाँ पर हमें किसी भी निश्चितता नहीं है, हमें किसी भी बात की, हमें संदेह है कि हो सकता है कल वह आए या शायद वह जा चुका हो, अभी पक्का हमें कुछ नहीं है कि हो सकता है ऐसा हो। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य। अब आते हैं आज्ञावाचक वाक्य पर। अब आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है कि आज्ञा देने का भाव होता है। आज्ञा देने का भाव, जैसे कि दरवाज़ा बंद कर दो, खिड़की खोल दो, इधर आओ, ये सब हमारा क्या है, ये हम आज्ञा देने के भाव में कहते हैं। तो ये हमारे क्या हुए, आज्ञावाचक वाक्य हो गए। अब आता है हमारा संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या कहता है कि इसमें शर्त का भाव होता है। संकेतवाचक वाक्य में शर्त का भाव होता है। जैसे कि यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, मतलब कि अगर ये काम कर लेते तो दूसरा काम हो जाता, अगर यदि वह चाहता तो सारा काम हो जाता। अर्थात कि इसमें शर्त होती है कि एक कार्य अगर पूरा हो गया तभी दूसरा कार्य होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य। अब 7वां नंबर हमारा आता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य क्या कहता है कि जिस वाक्य में इच्छा का भाव हो। इच्छा का भाव, जैसे कि आशीर्वाद, शाप, दुआ, गाली, बद्दुआ, ये सब हमारे इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। जैसे कि मेरी इच्छा है कि तुम बड़े आदमी बन जाओ और ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, या फिर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं ये हमारे इच्छावाचक वाक्य में आ जाते हैं। अब आता है हमारा 8वां नंबर। 8वां कौन सा है, विस्मयादिबोधक वाक्य, जहाँ पर आश्चर्य का भाव हो। आश्चर्य का भाव कहाँ होगा, जैसे कि देखा, अरे वाह क्या खबर है, कोई खबर सुनी, हमारा मन एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि अरे वाह क्या खबर है। दूसरा देखिए उदाहरण क्या लिखा है, अरे आप कब आए। अगर कोई अचानक आ जाए तो हम यही देखकर आश्चर्यचकित होकर कहेंगे, अरे आप कब आए, हमें तो पता ही नहीं चला, आप कब आ गए। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। अब ये हमारे अगले वाक्य का भेद आता है संरचना के आधार पर भेद। ये बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे परीक्षाओं में अक्सर इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं कि संरचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं उनमें से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संरचना के आधार पर हमारे वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन से, तो कौन सा होता है, पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा हमारा है मिश्रित वाक्य। अब इन सबको हम बहुत आसानी से आराम से समझने वाले हैं, क्योंकि इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इनको हमें रटना नहीं है, इन्हें हमें समझना है कि ये वाक्य क्या होते हैं, और अक्सर परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो पहला हमारा वाक्य क्या कहता है? सरल वाक्य। अब देखिए सरल वाक्य में क्या होता है कि सबसे पहले हम वाक्य में कर्ता व क्रिया को छांट लेते हैं। कर्ता और क्रिया जो हमें पता ही है, कर्ता जो कार्य करने वाला और क्रिया कि कर्ता जो काम करता है वो क्रिया होती है। तो क्या कहता है कि सरल वाक्य में कर्ता एक या उससे अधिक हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्रिया एक ही होती है। अर्थात सरल वाक्य में क्या होता है, कर्ता तो एक या एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्रिया एक ही होगी। तो हमें क्या याद रखना है कि सरल वाक्य में क्रिया हमारी एक ही होगी। कर्ता हमारे ज़्यादा हो सकते हैं। अब कर्ता ज़्यादा कैसे हो सकते हैं? देखिए उदाहरण, पहला उदाहरण क्या दिया है कि राम घर जाता है। एक कर्ता एक क्रिया, साधारण सा वाक्य। यहाँ पर हमारा क्या हो गया? राम घर जाता है, सरल वाक्य हो गया। लेकिन यहीं पर हम कह दें कि राम दोस्तों के साथ घर जाता है, तो यहाँ पर हमारे देखिए कर्ता ज़्यादा हो गए, राम और उसके दोस्त, लेकिन घर जाता है हमारी क्रिया एक ही रही। तो ये हमारे वाक्य हो जाते हैं सरल वाक्य। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि सरल वाक्य क्या है, जहाँ पर कर्ता एक या एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन क्रिया एक ही होगी। तो वहाँ पर हमारा क्या होगा? सरल वाक्य होगा। अब आते हैं दूसरे वाक्य पर हमारे। तो दूसरा वाक्य हमारा कहता है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या है कि संयुक्त वाक्य में दो पूरे वाक्य योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो पूरे वाक्य होते हैं कि यदि हम इन दोनों वाक्यों को अलग अलग रखें तो ये पूरा अर्थ देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक वाक्य हमारा अर्थ ना दे। यहाँ पर क्या है कि दो पूरे वाक्य योजक शब्दों से जुड़े रहेंगे। अब योजक शब्द कौन से? लेकिन, किंतु, परंतु, और, यानी कि इन शब्दों से दो पूरे वाक्य जुड़े रहते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर हमें पूछता है कि संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो हम दोनों वाक्यों को अलग अलग करके देख लें। तो वहाँ पर हमारा संयुक्त वाक्य हमारा क्या कहता है कि दो पूरे वाक्य होंगे और जो कि लेकिन, किंतु, परंतु और शब्दों से जुड़े रहेंगे। जैसे कि देखिए उदाहरण, राम पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसका भाई क्रिकेट खेलता है। या सुशांत मेरा अच्छा मित्र है लेकिन वह मेरे साथ नहीं रहता। इनमें देखिए यदि हम लेकिन शब्द हटा दें तो राम पढ़ाई कर रहा है, ये एक पूरा वाक्य है, और उसका भाई क्रिकेट खेलता है, ये भी एक पूरा वाक्य है। या फिर सुशांत मेरा अच्छा मित्र है, ये एक पूरा वाक्य है और ये पूरा भाव दे रहा है, लेकिन वह मेरे साथ नहीं रहता, ये भी पूरा भाव हमें दे रहा है, और इसीलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। अब हम आते हैं अपने मिश्रित वाक्य पर, जो कि सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये मिश्रित हमें बहुत कंफ्यूज करता है कि मिश्रित कहाँ पर होता है, ये इसकी पहचान क्या है। तो मिश्रित वाक्य में क्या होता है कि मिश्रित वाक्यों में दो वाक्य तो होते हैं, लेकिन इसमें से एक वाक्य हमेशा अधूरा होता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि मिश्रित वाक्य वही होगा जहाँ पर एक वाक्य अधूरा होगा। जैसे कि रोहन ने बताया कि कल छुट्टी रहेगी। अब यहाँ पर यदि हम दोनों को अलग करें तो पहला क्या होगा वाक्य हमारा, रोहन ने बताया। अब हम ये इतना कहकर रुक नहीं सकते यहाँ पर कि आगे भी हमें जानना ज़रूरी कि रोहन ने बताया तो क्या बताया, क्यों बताया, कैसे क्या कहा, ये हमें आगे जानना पड़ेगा। कि कल छुट्टी रहेगी, ये वाक्य हमारा पूरा हो रहा है। यहाँ पर दो वाक्य, उनमें से एक वाक्य अधूरा है। दूसरा है जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगे। अब यदि हम करें कि मेढक बोलने लगे जैसे ही बरसात हुई, अब बरसात जैसे ही हुई तो क्या हुआ, बरसात जैसे ही शुरू हुई तो कुछ तो हुआ। आगे हमें ये जानना पड़ेगा कि जैसे ही बरसात हुई तो हुआ क्या, यानी कि मेढक बोलने लगे। तो मिश्रित वाक्य में एक ही चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि वाक्य दो होंगे, लेकिन उनमें से एक वाक्य हमेशा अधूरा भाव हमारा देगा। तो ये सरल, मिश्रित, संयुक्त सब आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ चुके होंगे। अब हम आते हैं अपने क्रिया के आधार पर वाक्यों पर। क्रिया के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है कि क्रिया के आधार पर, इसमें क्रिया ही प्रमुख होती है। इन वाक्यों में
क्रिया ही प्रमुख होती है। अब इसके भेद कौन कौन से होते हैं? पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य क्या होता है कि जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग होती है वह कर्तृवाच्य वाक्य होता है। कर्ता के अनुसार क्रिया कब प्रयोग होगी, कैसे प्रयोग हुई, देखिए अभी हम देखते हैं इसे। कि पहला उदाहरण में लिया, राम चाय पीता है। राम क्या है? कर्ता है, पुल्लिंग। चाय क्या है? कर्म है, ये स्त्रीलिंग। और पीता है क्या है? क्रिया है, और ये भी हमारी पुल्लिंग है। तो यहाँ पर ये हमारी जो क्रिया है ये किसके? कर्ता के अनुसार आई। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। दूसरा उदाहरण एक और लेते हैं हम। लिखा हुआ है राम दूध पीता है। अब यहाँ पर ऊपर हमने देखा कर्म हमारा स्त्री था, लेकिन यहाँ पर हमने कर्म पुल्लिंग ले लिया, लेकिन वाक्य पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्रिया हमारी कर्ता के अनुसार ही आई। जैसे कि राम पुरुष है और कर्ता है, तो क्रिया भी हमारी पुरुष है और क्रिया है। तो ये हमें ये देखना होता है कि जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग हो वहाँ पर ही हमारा कर्तृवाच्य होता है। अब इसके लिए एक हम और उदाहरण देखते हैं अच्छे से समझने के लिए। क्या है कि सीता चाय पीती है। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि सीता क्या है? हमारी स्त्रीलिंग है, चाय भी हमारी स्त्रीलिंग है, और पीती है ये क्रिया है, ये भी हमारी स्त्रीलिंग है। तो क्या होता है कि देखिए यहाँ पर हमारी स्त्रीलिंग है तीनों, तो हमारी सीता जो हमारी कर्ता है उसके अनुसार ही हमारी क्रिया लगी हुई है। ऊपर वाले उदाहरण में राम हमारा पुल्लिंग था, तो हमारी क्रिया भी पुल्लिंग थी। नीचे के उदाहरण में सीता हमारी स्त्रीलिंग है, तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग ही है। तो ये बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे आप कि कर्तृवाच्य में क्या होता है। साधारण शब्दों में बस कि हमें ये देखना है कि हमारी जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार लगी हुई है, कर्ता के अनुसार प्रयोग है, और जैसे ही कर्ता हमारा बदलता है वैसे ही हमारी क्रिया भी बदलनी चाहिए। तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। अब हम आते हैं अपने कर्मवाच्य पर। कर्मवाच्य हमारा क्या कहता है कि जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार प्रयोग होती है। पहले वाले उदाहरण में हमने देखा कि क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग हुई, लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया हमारी कर्म के अनुसार प्रयोग होती है। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं कि सीता द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। अब सीता यहाँ पर स्त्रीलिंग है, पत्र हमारा पुल्लिंग है, और पढ़ा जाता है ये भी हमारा पुल्लिंग है। तो अगर कर्ता के अनुसार होता तो ये आता सीता द्वारा पत्र पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर हमारी क्रिया कर्ता के अनुसार ना आकर कर्म के अनुसार आई है। तो पत्र हमारा कर्म है और कर्म हमारा पुल्लिंग है, इसलिए हमारी क्रिया भी पुल्लिंग है। आगे देखते हैं क्या लिखा है कि कर्मवाच्य में कर्ता के बाद से अथवा के द्वारा जुड़ा रहता है। जैसे राधा के द्वारा गाना गाया गया, अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ाया गया। कर्मवाच्य की सबसे अच्छी पहचान यही है कि इसमें या तो के द्वारा या से जुड़ा रहता है। तो जिन वाक्यों में ये जुड़ा रहेगा वही हमारे कर्मवाच्य होंगे। दोनों तरह के आपको ये समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से हमें कर्मवाच्य को और कर्तृवाच्य को पहचानना है। अब हमारा तीसरा भेद आता है इसका, भाववाच्य। अब भाववाच्य हमारा क्या कहता है कि भाववाच्य में जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो वहाँ भाववाच्य होता है। जहाँ पर ना तो कर्ता की प्रधानता हो और ना कर्म की प्रधानता हो वहाँ पर क्रिया की प्रधानता होती है, और जहाँ क्रिया की प्रधानता होती है वहीं पर हमारा भाववाच्य होता है। जैसे कि कुछ और भी लिखा है, देखिए कि भाववाच्य क्रिया सदैव एक वचन पुरुष में होती है। ये चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी कि भाववाच्य क्रिया में क्या होता है, सदैव एक वचन पुरुष में होती है, पुल्लिंग में होती है, एक वचन पुल्लिंग में होती है। जैसे कि राम से चला नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता। आगे का है देखिए कि यदि किसी वाक्य में कर्ता का कारक ने और कर्म का कारक को
हम कारक में ये पहले पढ़ चुके हैं अच्छे से कि कर्ता का कारक ने होता है और कर्म का कारक को होता है। यदि जुड़े हों तो वहाँ पर भाववाच्य ही होता है, अर्थात कर्ता के साथ यदि ने आ जाए, कर्म के साथ को आ जाए तो वहाँ पर हमारा भाववाच्य ही होता है। देखिए कितनी अच्छी सी पहचान है ये, कि ये दोनों शब्द यदि अपने अपने कारक में मिल रहे हैं हमें तो वहाँ पर हमारा भाववाच्य हो गया। जैसे सीमा ने गीता को बुलाया, यहाँ सीमा क्या है, हमारी कर्ता है, गीता हमारा कर्म है, और बुलाया तो क्या है, ये हमारी क्रिया है। अब देखिए यहाँ पर वैसे तो दोनों ही हमारे कर्ता और कर्म क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया हमारी पुल्लिंग में है। बस यही हमें समझना है। आगे का देखिए उदाहरण कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब देखिए राम ने अर्थात कर्ता ने, रावण को कर्म को, मारा अर्थात क्रिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये 2-3 चीज़ें हमें ध्यान रखकर भाववाच्य को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि इन वाक्यों में नकारात्मकता का भाव होता है। क्या कहते हैं कि नकारात्मकता का भाव होता है, साथ ही कर्ता सदैव से या के द्वारा कारक सहित होता है। जैसे कि राम से खाया नहीं जाता, मुझसे अब चला नहीं जाता। इनमें क्या होता है कि भाववाच्य में नकारात्मकता का भाव पाया जाता है और कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक लगा रहता है। तो यहाँ पर ये हमें 3 चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होंगी कि भाववाच्य में क्या होता है कि सदैव क्रिया एक वचन पुल्लिंग में होती है। दूसरा, कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ यदि को जुड़ा हो तो वहाँ भाववाच्य होगा। तीसरा कि इन वाक्यों में अधिकांशतः नकारात्मकता का भाव होता है और साथ ही कर्ता सदैव से या के द्वारा कारक सहित होती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को याद करके ध्यान रख के हम इन सब वाक्यों को पहचान सकते हैं। और साथियों यकीन मानिए परीक्षाओं में ये वाक्य परिवर्तन को बहुत पूछता है। हर समय कोई ना कोई क्वेश्चन इससे बनता ही ज़रूर है। हर परीक्षा में एक नए क्वेश्चन वाक्य से रिलेटेड आता ही है। तो आपको यदि ये एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देखिए, और यदि आप वाक्य को और भी अच्छे से समझना चाहते हो तो पीछे की वीडियो में जाकर वाक्य को बहुत अच्छे से पूरा सा केवल 4 स्टेप में बताया गया है। उस वीडियो को जाकर आप देख लें और अपनी भाव संबंधी या वाच्य संबंधी जो भी आपकी दिक्कतें हैं उनका पूरी तरह से निदान कर दें। तो साथियों आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब ना हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपकी तैयारी में सदैव आपका साथ देने के लिए मैं तैयार हूँ, यदि आप थोड़ा सा भी मेरा साथ दें। यदि आप बस ये कुछ ही मिनट की वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका एक पूरा टॉपिक तैयार हो जाता है। और साथियों यदि आप ये कुछ मिनट निकाल कर दिन में, अगर ये पूरे दिन में से 10 या 20 मिनट निकाल कर 20-30 मिनट से अधिक की वीडियो कोई नहीं होती है, उनको अगर आप देख लेंगे तो यकीन मानिए एक ना एक क्वेश्चन आपको उसमें से मिल जाएगा। हिंदी की तैयारी के लिए सदैव आपके साथ हूँ और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो, आपका समय कम खर्च हो और कम समय में आपकी ज़बरदस्त तैयारी हो जाए। तो साथियों इसी के साथ एक नए टॉपिक के साथ और आपके साथ हमेशा तैयार मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।